सेतु नाम का एक सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ जेल से छूटे हुए कैदी को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन उस कैदी को पकड़कर लाते वक्त जब इंस्पेक्टर सेतु को उस कैदी की कहानी पता चलती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कैदी को क्यों पकड़ा गया था और इस खतरनाक कैदी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी में। दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी और मूवी के एंड में जो ट्विस्ट रिवील होता है उसे देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सब इंस्पेक्टर सेतु से। हम देखते हैं कि सेतु और उसकी टीम किसी को पकड़ने के लिए जंगल में भाग रही होती है। तभी वो आदमी सेतु को नीचे ढकेल देता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ पर सेतु को एक कॉल आता है और हमें कुछ घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर सेतु अपने क्वार्टर्स में अपने लिए नाश्ता बना रहा होता है। फिर वो टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगता है और तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है। सेतु उसे अंदर से कुछ सामान लेने के लिए कहता है और फिर वो अपने घर पर कॉल करता है। तो सेतु का भाई उसे कहता है कि भैया, मैं रात में यहाँ पर पहुँच गया था, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, हम बहू को लेकर अस्पताल जा रहे हैं, तुम कब तक आओगे? तो सेतु कहता है कि माँ, मैं शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन आप लोग टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच जाइए और ड्रॉवर से कुछ पैसे भी ले लीजिएगा। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेतु की पत्नी प्रेग्नेंट है और आज उसकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए उसकी फैमिली अस्पताल जा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कांस्टेबल और सेतु वहां से निकलते हैं। थोड़ी दूर आने पर वो एक दुकान के पास रुकते हैं और सेतु उस दुकान के अंदर जाकर अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीदता है और वहां से ये लोग अपने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर एक लड़का और लड़की के भागने का केस आया हुआ था। सेतु अपने केबिन में जाता है तो उसे अपनी पत्नी सिद्धि का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कब तक आओगे, अभी हम हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे हैं। सेतु कहता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर से मिलकर मैं शाम तक अस्पताल पहुंच जाऊंगा। तभी उस लड़के और लड़की के माता पिता उसके केबिन में आते हैं और सेतु अपने फोन को कट कर देता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर इनका केस ये था कि ये लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन घर वाले उनकी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, इसलिए दोनों भागकर शादी करने वाले थे। लड़की का पिता कहता है कि सर, मैंने अपनी बच्ची को बहुत ही रानी की तरह पाला है और मैं उसे इस नाकर लड़के के साथ नहीं देख सकता। तो ऑफिसर सेतु उनके पेरेंट्स से कहता है कि देखिए, ये मामला आपस में सुलझा लीजिए, वरना ये बात कोर्ट में चली गई तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना होगा। और इस केस में लड़का और लड़की बड़े हैं, उन दोनों की सहमति से ये रिश्ता हो रहा है, इसलिए हम भी इस केस में कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इंस्पेक्टर सेतु उस लड़का और लड़की को भी समझाता है कि तुम्हारी उम्र भी कुछ बनकर लाइफ में सेटल होने की है और तुम दोनों अपने माता पिता को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लो। लेकिन वो लड़का लड़की किसी की कोई भी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनको तो बस शादी करनी थी। तो सेतु कहता है कि ठीक है, तुम लोग कोर्ट में जा सकते हो, तुम्हारा फैसला वही होगा। ऐसा कहकर सेतु पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। अब वहां से वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचता है और उसका सीनियर ऑफिसर सेतु को पिता बनने की बधाई देता है। सेतु कहता है कि सर, आप तो सब कुछ जानते ही हो, पिछले 2 बार मिसकैरेज की वजह से हमने हमारा बच्चा खो दिया था और इस बार बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार सब कुछ ठीक ही हो जाएगा और वो उसे 15 दिन की छुट्टी भी दे देता है। तभी अचानक वहां पर ऑफिसर स्वामी एक फाइल लेकर आता है तो उसका सीनियर ऑफिसर वही फाइल सेतु को दे देता है और कहता है कि ये जिले से भागा हुआ एक खतरनाक कैदी है, तुम्हें पता है ना? हाँ, उसका पता चल चुका है, बस तुम्हें उसके गांव में जाकर उसे पकड़ना है और जेल के अंदर डाल देना है। ऑफिसर स्वामी को उसकी लोकेशन पता है, तुम अपनी टीम के साथ जाकर उसे पकड़ लेना। तो सेतु ठीक है ऐसा कहकर सारी डिटेल लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सेतु अपने टीम के साथ उस कैदी को पकड़ने के लिए दी गई लोकेशन पर जाने लगता है, लेकिन वो रास्ता पहाड़ों से भरा हुआ होता है और वहां पर जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। गाड़ी चलाते वक्त सामने भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सेतु कहता है कि क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर रुककर फिर आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन ऑफिसर स्वामी कहता है कि नहीं सर, तब तक वो कैदी वहां से भाग जाएगा और फिर बाद में उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो लोग वैसे ही हालत में आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं और वहां के एक होटल में चाय पीने के लिए रुकते हैं। तो स्वामी एक आदमी से पूछता है कि ये सोलेमन का घर किधर है। दरअसल दोस्तों, उस कैदी का नाम ही सोलेमन होता है। वो आदमी बताता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उसका घर आ जाएगा। तो चाय पीने के बाद ये सभी लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं।
उन्हें वहां पर एक घर दिखाई देता है और सेतु अपनी टीम से कहता है कि लड़ाई झगड़ा मत करना, हम बस उसे पकड़ने के लिए आए हैं। अब ये लोग उस घर के अंदर जाकर सोलेमान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता। हम देखते हैं कि उस घर में कृष्णा और यीशु की भी फोटो लगी होती है और वहाँ के दीवारों पर छोटे बच्चे ने बना हुए कुछ ड्राइंग्स होते हैं। तभी अचानक सेतु एक खिड़की से देखता है तो सोलेमान अपने घर की तरफ आ रहा होता है। इसलिए सेतु तुरंत ही अपनी टीम को छुपने के लिए कहता है और सोलेमान जब अपने घर के पास आता है तो उसे वहाँ पर कुछ लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आया है। और इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, ये सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन फिर भी सोलेमान उन सभी लोगों को धक्का देकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। सेतु और उसकी टीम सोलेमान को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन सोलेमान सेतु को धक्का देकर वहाँ से भागे जाता है। तभी सेतु को उसकी फैमिली की तरफ से कॉल आता है और उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा, बहू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हम उसे अस्पताल लेकर आ गए हैं, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, अब मैं वहाँ पर आता हूँ। ऐसा कहकर सेतु फोन को कट कर देता है। और दोस्तों, यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब सेतु और उसकी टीम उस गांव के अस्पताल आ जाती है, क्योंकि सोलेमान को पकड़ते वक्त उनके हाथ पैर पर चोट लग गई थी। और अब यहाँ पर सेतु सोचने लगता है कि सोलेमान उन्हें कहाँ मिलेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह पर पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर खाना बना रहे थे और कुछ लोग शराब भी पी रहे थे। तभी वहाँ पर एक कार से जेवियर नाम का एक बंदा और उसके आदमी उतरते हैं और उसके कुछ देर बाद अचानक वहाँ पर सोलेमान आता है और एक लड़के को बहुत ही जोर से मारने पीटने लगता है। वो उस लड़के को मारने ही वाला था, लेकिन बाकी के लोग उसे रोक लेते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों की गैंग थी जो एक एक करके सोलेमान को मारने लगती है और ये सभी लोग उसे जान से मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर सेतु और उसके लोग पहुंच जाते हैं। वो तुरंत ही सोलेमान को पकड़कर गाड़ी के अंदर डालते हैं और तभी सेतु को अस्पताल से कॉल आता है। उसका भाई उससे कहता है कि भैया, डॉक्टर कह रहे हैं कि सी सेक्शन करना पड़ेगा और 3 बोतल खून भी लगेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर दूंगा, आप बस समय पर यहाँ पर पहुंच जाइएगा। अब ये बात सुनकर सेतु थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ पर एक केस को हैंडल करने में फंस चुका हूँ, लगता है कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, प्लीज तुम वहाँ की सिचुएशन संभाल लो। और अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते वक्त गाड़ी में स्वामी कहता है कि अंधेरा होने से पहले हमें इस पहाड़ी से नीचे उतरना होगा। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि उनके आगे गाड़ियों की बहुत बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि थोड़ी दूरी पर लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से रास्ता जाम हो चुका था। जैसे भी लेकर कुछ लोग रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ये रास्ता क्लियर होने में अभी 1 घंटा लगने वाला होता है। अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ये लोग इंतजार करने के लिए फिर से उस होटल में चाय पीने के लिए रुकते हैं। अब यहाँ पर नेटवर्क न होने की वजह से सेतु अपनी फैमिली को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। तो अब सेतु सोलेमान से पूछता है कि तुम उन लोगों के पास क्यों गए थे? अगर हम लोग वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचते तो वो लोग तुम्हें मार देते। लेकिन सोलेमान कहता है कि मैं वहाँ पर मार खाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मारने के लिए गया था। 4 साल बाद मुझे मौका मिला था, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया। तो इंस्पेक्टर सेतु उसकी हथकड़ी को और ज्यादा अच्छे तरीके से लॉक कर देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। अब उस होटल का एक मालिक सोलेमान को चाय देने के लिए आता है और सेतु उससे पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो? और इस तरह से आदमी सोलेमान की कहानी इन लोगों को बताने लगता है कि कुछ साल पहले सोलेमान सीता नाम की एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उस लड़की के पिताजी ने सीता की शादी एक पुलिस ऑफिसर से तय कर दी थी। लेकिन इन लोगों ने रात में भागने का प्लान बनाया। सीता अपनी बहन अनीता के साथ मंदिर जाकर आती हूँ ऐसा बहाना बनाकर अपने घर से बाहर निकलती है और यहाँ पर नदी के उस पार सोलेमान उसका इंतजार कर रहा होता है। सीता के आने के बाद सुलेमान और वो उसके फ्रेंड की गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इतने में उनके पीछे सीता के पिताजी और चाचा जी आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर शादी का कुछ सामान लेने के लिए आए थे। तो अब इन लोगों को देखकर सीता उस गाड़ी के अंदर छुप जाती है। तो ये लोग सोलेमान से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। ऐसा कहकर वो गाड़ी को धक्का देने लगते हैं और उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सोलेमान सीता के पिताजी और चाचा जी के पैर छूता है और वहां से वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन उसके अगले दिन सीता के पिताजी को ये बात पता चल जाती है और हम देखते हैं कि ये केस अब पुलिस तक पहुंच चुका था। सीता पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मेरी शादी जिस लड़के से तय हुई थी, मैंने उस लड़के को बताया था कि मैं किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ और यही बात मैंने अपनी फैमिली को भी बता दी थी। लेकिन फिर भी मेरे परिवार के लोग मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। अब यहाँ पर सीता के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। ऐसा कहकर वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि सोलेमान तो एक अनाथ होता है और वो एक चर्च में पला बड़ा था। तो उसके गार्डियन फादर कहते हैं कि
तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी चर्च में करेंगे। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर वर्धन पहुँचता है और दोस्तों इसी ऑफिसर के साथ सीता की शादी होने वाली थी। उसे देखकर सुलेमान कहता है कि सर आप बुरा मत मानिए, सीता के घर पर जाकर उसका हाथ मांगने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। वर्धन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सब शादी से पहले हो गया यही अच्छा है। अब सुलेमान थोड़ा आगे जाता है और यहाँ पर वर्धन सीता से पूछता है कि सुलेमान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि सीता ने वर्धन के साथ शादी नहीं की। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो इन लोगों के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत करने वाला है। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सुलेमान और सीता की शादी एक चर्च में हो रही होती है। वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फादर उसे मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहता है। लेकिन इतने में वहाँ पर जेवियर और उसके कुछ आदमी आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये लड़का तो बचपन से हमारे चर्च में पला बड़ा है, लेकिन ये लड़की हिंदू है, इसे भी हमारा धर्म स्वीकार करना होगा, नहीं तो ये लोग यहाँ पर शादी नहीं कर सकते। तो फादर उन्हें समझाने लगते हैं कि हमारा धर्म सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाता है, तुम ये सब कुछ छोड़कर मानवता के धर्म पर विश्वास करो। लेकिन वो लोग तो कुछ सुनने और बात करने के मूड में ही नहीं थे, इसलिए सुलेमान कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर शादी नहीं करेंगे। इसलिए फादर उन्हें चर्च से थोड़ा दूर लेकर आता है और उन दोनों की शादी करवा देता है। अब शादी होने के बाद सुलेमान सीता को अपने छोटे से घर के पास लेकर आता है और ये घर देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर सीता तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से इनका सांसारिक जीवन बहुत ही हंसी खुशी चलने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहने लगते हैं और इसी दरमियान उन्हें एक बच्ची होती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सुलेमान ऑफिसर सेतु से कहता है कि मुझे थोड़ा हल्का होने के लिए जाना है। तो सेतु उसकी हथकड़ी खोलकर उसे साइड में लेकर जाता है। यहाँ साइड में खड़े होकर सेतु अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगता। अब इतने में जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सुलेमान नहीं था। ये देखकर सेतु के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सुलेमान उसके सामने आ जाता है और ये लोग फिर से अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। तब सेतु उससे पूछता है कि तुम्हारी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही थी, तो तुम्हें वो कत्ल क्यों करना पड़ा। तो अब सुलेमान यहाँ से अपनी आगे की कहानी बताने लगता है। एक दिन सुलेमान अपने 6 साल के बेटे को लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे वर्धन मिल जाता है। सुलेमान उससे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे। वर्धन उसे बताता है कि पिछले हफ्ते ही मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। वैसे क्या ये तुम्हारी बेटी है? बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मेरी सीता के साथ शादी हुई होती तो ये बेटी मेरी होती। अब ये बात सुनकर सुलेमान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और मैं यहाँ से चलता हूँ ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो वहाँ से चर्च आ जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि चर्च में 2 दिन के लिए कुछ बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला होता है और यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी भी चल रही थी। अब सुलेमान फादर से अपने काम के पैसे लेकर घर पर आ जाता है। वो सीता को बताने लगता है कि वर्धन का इसी गांव में ट्रांसफर हो गया है और इतने साल होने के बावजूद भी वो तुम्हें भूला नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर सीता थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। खैर अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि चर्च में बहुत बड़ा फंक्शन शुरू हो जाता है और इसी फंक्शन में सीता की बेटी एक परी बनी हुई होती है। वो साइड में बैठी हुई लड़की को देखकर अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे भी वैसा ही नेकलेस चाहिए। तो अब सीता अपने बेटे के लिए नेकलेस खरीदने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे वर्धन मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर वर्धन और बाकी कुछ पुलिस वाले इस फेस्टिवल में निगरानी रखने के लिए आए हुए थे। अब वर्धन उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुको मुझे तुमसे बात करनी है। सीता कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वर्धन उसका हाथ पकड़ लेता है और सीता घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतने में वहाँ पर सुलेमान आ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा देखकर वर्धन और सुलेमान के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है। सुलेमान उसे बाहर लेकर सभी लोगों के सामने मारने पीटने लगता है और अब गांव के सभी लोग और फंक्शन में आए लोग इन दोनों का झगड़ा देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आकर इन दोनों को अलग करता है और ऑफिसर वर्धन को यहाँ से घर जाने के लिए कहता है। अब दोस्तों उसके कुछ देर बाद फंक्शन की रैली निकलने लगती है। सभी लोग पूजा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और तभी सीता और सुलेमान को अपनी बच्ची का ख्याल आता है। तो वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो लोग सभी जगह पर ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनकी छोटी बच्ची का कहीं पर भी अता पता नहीं था। सुलेमान पुलिस में कंप्लेंट करता है तो सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि हम आपकी बेटी की तलाश कर रहे हैं, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने घर पर जाइए। अब उसके बाद वो दोनों अपने घर पर आते हैं और सीता तो अपनी बेटी को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी और सुलेमान का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन फिर भी वो रात भर अपने बच्चे को ढूंढने लगता है और ये रात ऐसे ही बीत जाती है।
अब उसके अगले दिन सुलेमान को पता चलता है कि चर्च के पीछे जो पहाड़ है वहां पर गांव के लोगों को कुछ मिला है। और उस जगह पर जाकर देखने के बाद सुलेमान का तो दिल ही टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसकी छोटी बच्ची को किसी ने मार कर वहां पर फेंक दिया था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सुलेमान की कहानी सुनकर सभी पुलिस वाले बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इतने में ही सेतु को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा बधाई हो, तुम्हें बेटी हुई है और हमारे बहू की तबीयत भी ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और ये बात सुनकर सेतु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये खबर अपनी टीम को भी बताता है। लेकिन सुलेमान को देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और फिर वो उसे आगे की कहानी पूछने लगता है। तो सुलेमान बताता है उसके बाद पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद पता चला कि उस बच्चे के सर पर बहुत बुरी तरीके से चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। और यहाँ पर एक और बात ये थी कि मरने से पहले किसी ने उसका रेप कर दिया था। और ये बात सुनकर सुलेमान तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद वो अपनी बच्ची को घर पर लेकर आता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। इस घटना से उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। अब उसके अगले दिन सीनियर ऑफिसर अपनी टीम के साथ सुलेमान के घर पर आता है और वो उसे बताता है कि हमने बहुत ज्यादा छानबीन की लेकिन अभी तक हमें कोई भी सुराग नहीं मिला है। अगर तुम्हें किसी पर शक है तो मुझे बताओ। तो सुलेमान कहता है कि नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में सीनियर ऑफिसर वर्धन से पूछता है कि जब ये घटना हुई तो तुम कहाँ पर थे। वर्धन थोड़ा घबराते हुए कहने लगता है कि सर मैं अपने घर पर ही था। लेकिन सीनियर ऑफिसर कहता है कि हमने जांच पड़ताल की है, तुम अपने घर पर नहीं थे। मतलब कि दोस्तों वर्धन कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। तो ऑफिसर उसे कहता है कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, अगर मुझे इस केस के मामले में तुम्हारे खिलाफ कुछ भी सबूत मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो वर्धन को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्धन इस केस की जांच पड़ताल में लग जाता है। वर्धन उस जगह पर जाता है और बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करने लगता है। इस बार उसे उस जगह पर कुछ फटे हुए कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं और उसी जगह पर साइड में उसे इंजेक्शन टाइप जैसे कुछ चीज मिलती है। और दोस्तों अब आता है यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट। वर्धन को याद आता है कि जब वो एक दिन अपनी ड्यूटी कर रहा था तो रास्ते में उसे दो लड़के दिखाई दिए। वर्धन ने उन्हें रोककर उनका लाइसेंस पूछा तो वो लोग बताने लगे कि वो लोग मेडिकल के स्टूडेंट है और इसी गांव में रहते हैं, यहाँ का फंक्शन देखने के लिए आए हैं। दोस्तों इन दोनों का नाम होता है राज और जेरिन और ये राज इस गांव में रहने वाले जेवियर का बेटा होता है। अब यहाँ पर लाइसेंस दिखाते वक्त तो वर्धन ने उनके बैग में इसी इंजेक्शन को देखा था। मतलब कि सुलेमान की बेटी के साथ जो गलत काम हुआ था वो इन्हीं दोनों ने किया था। अब वर्धन तुरंत इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आता है और उन दोनों को 3rd डिग्री देने लगता है ताकि वो सच्चाई बता सके। अब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो लोग बताने लगते हैं कि उस दिन रात को फंक्शन चल रहा था और इन दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिया था। सुलेमान की बेटी अपने माता पिता को ढूंढते हुए बाहर आई और उसे अकेला देखकर इन दोनों ने उसे अगवा कर लिया। ये दोनों उसे ग्रेवयार्ड में लेकर गए और उसके साथ गलत काम कर दिया। फिर उन्होंने उस बच्चे को मारकर पहाड़ी वाले इलाके में फेंक दिया। लेकिन अब यहाँ पर जब ये बात राज के पिता जेवियर को पता चलती है तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे होने की वजह से वो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर वर्धन का दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवा देता है और खुद इस केस को हैंडल करने लगता है। अब ये केस कोर्ट में चला जाता है लेकिन राज और उसके दोस्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिल पाने की वजह से उन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इन सब के पीछे वो सीनियर ऑफिसर था। जेवियर ने उसे बहुत ज्यादा पैसे देकर सारे सबूत मिटाने के लिए कहा था और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर वैसा ही करता है। पैसों के लालच में आकर गुनहगारों को ही बचा लेता है। अब वो दोनों लड़के छूट जाते हैं। ये देखकर सुलेमान और उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और सीता कहती है कि तुम इन दोनों को मार दो। अब सुलेमान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नारियल बेचने वाले के पास एक चाकू लेकर उन दोनों लड़कों के ऊपर हमला करता है। इसी हमले में सुलेमान राज के दोस्त जेरिन को मार डालता है और वो राज को मारने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहां पर सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और राज वहां से भाग जाता है। और दोस्तों इसी मर्डर केस में सुलेमान को उम्र कैद की सजा हो गई थी। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं तो सुलेमान सेतु से कहता है कि सर प्लीज मुझे आज के दिन छोड़ दीजिए, मैं उस दूसरे लड़के राज को खत्म करके अपना बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर सेतु कहता है कि इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, हमें तुम्हें जेल में डालने का ऑर्डर मिला है। सुलेमान कहता है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ था तब कहा था ये कानून, जिसकी वजह से मेरी बेटी को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये लोग रास्ता क्लियर होते ही सुलेमान को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। उसके बाद रात को सेतु अस्पताल पहुंच जाता है अपनी पत्नी और बच्चे को देखने के लिए और वो अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस बार भगवान ने उसकी सुन ली थी और उसे एक अच्छा और हेल्दी बेबी मिल गया था।
अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सेतु एक न्यूज़पेपर लेकर सुलेमान से मिलने के लिए जाता है। वो उसे बताता है कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली। ये देखो, उस दूसरे लड़के राज की कल रात एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई। और ये बात सुनकर सुलेमान को थोड़ा सा दिलासा मिलता है। लेकिन सुलेमान समझ जाता है कि उसकी मदद भगवान के रूप में आए हुए सेतु ने की है। और दोस्तों, यहाँ पर सस्पेंस रिवील होता है कि कल रात सेतु ने उस गांव जाकर राज का एक्सीडेंट करके उसे मार दिया था। और दोस्तों, इस तरह से सुलेमान की बेटी को इंसाफ मिल जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।